Hello my dear students, myself Umar फौजदार। तो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में पेपर पैटर्न और बीएससी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज से हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये रेगुलर आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। कुछ दिन बाद आपको फिर हमारे ऐप की आईडी पासवर्ड लेने पड़ेंगे, हमारे ऐप पर मिलेंगी। जो हमारी ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, अलजेब्रा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ऐप के नाम से है प्ले स्टोर पर, और वो वीडियोज आप लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी देख पाओगे आसानी से हमारे यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो अभी आपको हम एज ए स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर वीडियोज प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ वीडियोज। तो हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा मैथ में है ना, मैथ ही पढ़ेंगे हम ना, मैथ्स बीएससी फर्स्ट ईयर। उसमें मैंने बता दिया था 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरा होता है एडवांस कैलकुलस और तीसरा होता है 2D 3D वेक्टर का। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड पेपर है ना वो थोड़ा सा सरल पड़ता है, वो एक कैलकुलेशन के टाइप का है। आपने ऐसे पोर्शन, ऐसी कैलकुलेशन 12th 11th में की हुई होती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा अलग होता है और लास्ट पेपर भी SIS सेम कैलकुलस टाइप का। तो हम पहले पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि पहले पेपर फर्स्ट ना थर्ड। कौन सा कर रहे हैं? पेपर सेकंड। देखिए, पेपर सेकंड का नाम एडवांस कैलकुलस है ना। पेपर सेकंड का नाम है एडवांस्ड कैलकुलस। ठीक है, इसमें 2 बुक हैं JPH की। यदि आप खरीदते हैं, मतलब आपको इसमें 2 पोर्शन कवर करेंगी, 2 किताबें पोर्शन कवर करेंगी। एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। मैंने जैसे बताया कि हर पेपर 5 यूनिट में डिवाइड होता है, 5 यूनिट्स में। तो ये पेपर 5 यूनिट्स में इस तरह से डिवाइड है कि इस बुक में तो है 3 यूनिट्स और इस बुक में है 2 यूनिट। ठीक है, समाकलन पढ़ना है और अवकलन पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ अवकलन की प्रॉपर्टीज हैं, उनके एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। इसमें समाकलन की प्रॉपर्टीज है, उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट देगा, ये 5 यूनिट। पूरा पेपर 40 मार्क्स का ऐसे होना है। तो ये 24 8 यूनिट 8 मार्क्स की, तो 24 की है बुक और ये 16 की है 2 यूनिट। इसमें से एक चैप्टर प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसमें से नहीं है प्रैक्टिकल में, इसमें से एक चैप्टर प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो आप उस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये किताब ऐसे करके आपके 34 से 36 37 मार्क्स तक मानी जा सकती है, क्योंकि जब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं 10 मार्क्स के, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो उसमें से ही आना है। तो ये मानो जो 30 है उसमें से 15 इसके हो गए ना, क्योंकि एक 3D में से और है, 3D 2D का थोड़ा पोर्शन है, तो 15 इसके हो गए। तो इस तरह से 24 + 15 ये आपके 39 मार्क्स की बुक जाती है। समझ लो, 39 है। वो बात की बात है कि कितने मार्क्स की क्या है, हम मार्क्स ज्यादा नहीं खेलेंगे। सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से हम हर चीज को विजुलाइज करें, समझें और मैथ को फील करें। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो तो ज्यादा बेटर है। मार्क्स 2-4 कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना होता, नॉलेज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना होता है। ठीक है, तो हम ये पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इस पेपर में भी पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो 3 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, आप सिलेबस लिख सकते हैं। इसका मतलब कि फिर आपको बहुत आसानी से यहाँ जैसे मिल रहा है, आपको बहुत मेहनत करके सिलेबस में से छांटने पड़ेंगे कौन कौन से चैप्टर। मैं आपको सीधे बताए देता हूँ कि चैप्टर 10 यूनिट फर्स्ट में है,
और चैप्टर 2 आधा है, हाफ है ना, थोड़ा सा पूछा है इसका। चैप्टर 2 का हम बात कर रहे हैं जीपीएच की बुक की, ठीक है। मैं इसके लिए आपको यदि चाहिए तो और रेफरेंस बुक भी बता दूंगा, जीपीएच से भी अच्छी बुक। फिलहाल हम जीपीएच की बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो चैप्टर में बता रहा हूँ जीपीएच की बुक की बता रहा हूँ। इस नाम से बुक आएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड लग के आएगी, यहाँ भी सेकंड लगा हुआ है ऐसे। चैप्टर 10 और चैप्टर 2 आधा है। जैसा मैंने बताया यूनिट में टॉपिक लिखे हुए ना कि कोई चैप्टर फिक्स किए। अब हम जीपीएच की किताब में से उन टॉपिकों को ढूंढ रहे हैं कि सारे टॉपिक चैप्टर 10 में मिल जाएंगे और 2-4 टॉपिक हैं जो चैप्टर 2 में जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये यूनिट फर्स्ट का बताओ क्या मिले 2 और 10 का, तो आपको फील करना पड़ेगा ये यूनिट्स है ना कि चैप्टर। यूनिट्स में सिलेबस लिखा हुआ है, टॉपिक लिखे हुए हैं, उन टॉपिकों को हम ढूंढते हैं और देखते हैं ये कौन से चैप्टर में बिलोंग कर रहा है, ये टॉपिक कर लेते हैं उस हिसाब से। इसमें है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 3 चैप्टर यूनिट सेकंड में आते हैं। यूनिट थर्ड में चैप्टर 6, 7, 8, 9 और इसमें से 9 चैप्टर प्रैक्टिकल में है। तो ये आपको इस चैप्टर से यूनिट में किताब से पढ़ना है, मतलब पहला चैप्टर नहीं पढ़ना, दूसरा चैप्टर आधा पढ़ना है, बाकी सब पूरे पढ़ने हैं। इनमें भी कुछ बात में बता दूंगा, जैसे चैप्टर 5 पूरा नहीं है, आधा खत्म रह जाता है। ऐसे ही कई चैप्टर हैं जो पूरे नहीं है, वहां से आगे खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 भी पूरा नहीं है, समझ रहे हो। तो जो हम टॉपिक देखेंगे ना कि किसी चैप्टर से हम बांध के कुछ बैठे हैं, बस ऐसे समझा रहे हैं कि ये चैप्टर है, इनमें से भी कोई आधा है, कोई में किसी टॉपिक कम है तो वो एक्स्ट्रा से लेना पड़ेगा, बाकी ये है परफेक्ट। समझ में आ गई बात, समझ लो। 9 चैप्टर प्रैक्टिकल में है और कोई चैप्टर इसमें से प्रैक्टिकल में नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर है प्रैक्टिकल में 9। प्रैक्टिकल से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में कुछ खास ऐसा नहीं होने वाला जो आपको समझ रहे हो इंस्ट्रूमेंट दिए जाए, प्रयोग करवाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा, 5 नंबर उसके होंगे अच्छी राइटिंग में, और आपका बाय होगा, 5 नंबर उसके होंगे, और 20 मार्क्स का पेपर होगा। वहीं पे सब बच्चों को बैठाकर एक रूम में, जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होता है एग्जाम का, उस तरह से आपको एक कॉपी दी जाएगी, 2 क्वेश्चन होंगे, पेपर आ जाएगा आपके पास, या उससे बोर्ड पे लिख दिए जाते हैं वो दोनों क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, कॉपी दे आएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, मैथ की जनरल में बात करूँ तो, और कहीं कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं जो पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस से बुक स्टार्ट हो रही है, उसमें हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी यूनिट सेकंड, जिससे आपको हमारा जो मेन मकसद है, मेन जो टारगेट है, वो आपको इस सिलेबस को सही तरह से पेश करने का है कि हम इस तरह से इसे एक्सप्रेस करके आपको दें, इस तरह से आप मेरे परोसें कि ये आपको बहुत अच्छा लगे, सही लगे, काम का लगे, सरल लगे, समझ रहे हैं। इस तरह से हम आपको इसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो इसमें यूनिट सेकंड में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, ना 3 करते हैं ना 4 करते हैं, चैप्टर 5 करते हैं। क्लियर। चलिए, डालिए यूनिट सेकंड। आज से ही अपनी कॉपी पेन उठा के बाकायदा ये भी बनाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। हर डेफिनेशन यहाँ लिखाई जाएगी, हर क्वेश्चन एग्जाम्पल का यहाँ डिस्कशन होगा, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी भ्रम में आप किसी भी तरीके में ना रहें, और यदि हो भी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमें आपको हमारे ऐप के आईडी पासवर्ड चाहिए तो आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उस पर 9079847275 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अपनी डिटेल सेंड कर दें हमें। आपके आईडी पासवर्ड जनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएंगे, और आप हमारे ऐप में, जिस ऐप का नाम है अलजेब्रा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ऐप, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर हमें डिटेल भेजेंगे, तब इस ऐप के आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। इस ऐप पर आप मोबाइल नंबर से अपने बिना आईडी पासवर्ड की भी लॉगिन कर सकते हैं, और आपको उसमें फिर लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। समझ में आएगा। आप लॉगिन से करेंगे, मोबाइल से करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, आप उसे उसमें फिल कीजिए, आपका ऐप खुल जाएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और बुकमार्क्स लिस्ट
और तुम्हारे जो टेस्ट पैकेज हैं आप कोई चीज़ वहाँ से खरीद सकते हो आराम से। टेस्ट पैकेज खरीद सकते हो, लेक्चर पैकेज खरीद सकते हो। आपको मैथ चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, क्या कौन सी सब्जेक्ट चाहिए, उसका कौन सा पेपर चाहिए, वो सब वहाँ पे लिस्ट होगी। एजुकेशनल शॉप होगी एक, उसमें ऑप्शन एजुकेशनल शॉप पे आप चाहिए, उसमें आपको टेस्ट पैकेज मिलेगा। वो भी तैयार नहीं है, अभी स्टार्ट किया है तो है, हम टेस्ट पैकेज तैयार कर रहे हैं। एक लेक्चर पैकेज है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा कि आपको एडवांस कैलकुलस चाहिए, वीडियो चाहिए, कि आपको लेक्चर चाहिए डिस्क्रीट के, आपको लेक्चर चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपको लेक्चर चाहिए आप मैकेनिक्स के, फिजिक्स में किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, वो सब आपको वहाँ मिलेगा। कॉस्ट मिलेगी, क्या ऑफर है क्या नहीं है, वो सब कुछ वहाँ पे तैयार है। और यदि आप आईडी पासवर्ड हमसे पहले ही ले लेते हो तो उनके लिए लेने के लिए तरीका है कि आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और क्या चाहिए आपको कोर्स। और जैसा अब ये वीडियो तो खैर फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बाकी यदि कोई और भी स्टूडेंट जिसे आप इसे देख रहा है तो अपनी ईयर भी लिख के भेजिए, कौन सी ईयर है उसकी, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर बीएससी में, और कौन सा कोर्स चाहिए उसे। मैथ में पर्टिकुलर एक पेपर चाहिए, मैथ के तीनों एक साथ खरीदने हैं, उसमें ज़्यादा ऑफर है। और मैथ प्लस फिजिक्स लेना है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लेना है, तीनों लेने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में भी एक एक पेपर लेना है तीनों का, या तीनों को 9 पेपर भी एक साथ खरीदने, वो सब कुछ है क्लियर। इन चीज़ों को इस कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड करें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमें चाहिएगा, यदि आप जिससे सेंड करेंगे या तो उससे आईडी पासवर्ड आपके हम जनरेट कर देंगे, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में भेज दें। समझ रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर या तो आप जिससे भेजेंगे वही है, जो सर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, दूसरा है तो कोई भेज दें। आपकी आईडी पासवर्ड जनरेट होगी, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर पहुंच जाएंगे, आप वीडियोस देखना स्टार्ट आसानी से कर पाओगे। काफ़ी है, उसमें बुक्स भी हैं, ई बुक्स, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको जो यहाँ अवेलेबल भी नहीं हो पाती इस छोटी छोटी सिटियों में। उनकी हमने वहाँ पीडीएफ डाली हुई, आराम से आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, थ्योरी पढ़िए, इंचो कीजिए, कुछ भी एग्जाम पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो डाले हुए हैं, आराम से पूरा अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया गया है ऐप का। ठीक है, आप उसका फायदा उठाइए इस कोरोना महामारी के दौर में। चलिए, डायरी यूनिट सेकेंड और चैप्टर 5 का, जैसा मैंने बता दिया यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर हैं, यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर हैं। पेपर सेकंड तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें से डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड में 3 चैप्टर, 3 4 5, हमें स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपने अवकलन तो खूब पढ़ा है, थोड़ा सा अलग कर दिया, आंशिक कर दिया। क्या कर दिया? आंशिक। आंशिक मतलब अंश, उसका छोटा भाग। समझ रहे? चलो इसे डिटेल से लेंगे, भी पढ़ेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा साथ भी साथ जो वोकैबुलरी है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, तो टेक्निकल जो वर्ड हैं आप उनको साथ में साथ इंग्लिश में भी लेते चलें, लिखते भी चलें नोट्स में भी, और अपनी लैंग्वेज में भी लाएं। समझ रहे हो? उसमें क्या है कि मैं आपको वास्तविकता बता देता हूँ कि हमारे राजस्थान में ही एक प्रथा है कि बीएससी हिंदी मीडियम में, बाकी पूरे इंडिया में कहीं भी हिंदी मीडियम में बीएससी नहीं। कहीं भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, किसी भी आईआईटी में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी बीएससी का नहीं है, हिंदी में नहीं, बस यही है। इस चीज का बहुत ध्यान रखो। और एमएससी तो यहाँ भी नहीं है, एमएससी तो यहाँ भी हिंदी में नहीं है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आंशिक अवकलन किसे कहते हैं? आंशिक अवकलन, ठीक है। इसके लिए पहले मैं तुम्हें रिकॉल करवा देता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको वैसे बहुत अच्छी तरह आता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बार देखते हैं अवकलन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम आंशिक अवकलन है। अभी पहुँचते हैं इस पर, आंशिक अवकलन पर। पहले हम बात कर लेते हैं अवकलन की, कि अवकलन क्या होता है। देखिए, माना
y इक्वल टू एफ एक्स, चर x का एक फलन है। मान लें कि जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये मतलब केवल किसका फलन है, x का। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। आपको ये दोनों मीडियम वालों के लिए वीडियोज बनाई जा रही हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कहीं कोई कष्ट नहीं आएगा आपको। बीएससी में ऐसे ही चलती हैं, साथ में ही चलती हैं दोनों लैंग्वेज। आप 12th से बिल्कुल भ्रमित ना हो कि ये क्या है ये क्या नहीं है, ऐसे ही होता है। और बहुत अच्छा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आएगा। दोनों मीडियम वालों के लिए दोनों लैंग्वेज बोली जाएंगी और कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं छोड़ी जाएगी, आपके लिए सब पहुंचेगी, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी। ठीक है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। एक वेरिएबल का फलन है। पता है ऐसे जब फलन होता है तो इसमें एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। आपको अवकलन के बारे में कुछ चीज़ें छुपा ली जाती हैं, आपसे पता ही नहीं जाती। ठीक है। या तो आप ये कह लो छोटी क्लास में होते हो, है ना, छोटे होते हो, या ये कह लो कि छुपा ली जाती है कि क्यों ज़्यादा बताएं, छोड़ो, अब सीख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। कि जब ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, इसका मीन ये है कि तुम x पर डिपेंड दिखा रहे हो y को। x इधर उधर वेरी करेगा तो y बदलेगा, है ना। x की वैल्यू आप बदलोगे तो y की वैल्यू बदली जाएगी। x डिपेंड है y पे। जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये जो y है ना, जो y इक्वल टू साइन एक्स लिखा जा रहा है, इसमें y x पर डिपेंड है। आप x को बदलोगे तो y बदलेगा। और y की औकात इतनी नहीं है कि -1 से इधर चला जाए और +1 से आगे चला जाए। -1 से छोटा नहीं हो सकता, +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह रहा है हमसे? ये फंक्शन कह रहा है। तो वेरिएबल y ऐसे नहीं है, आप y बराबर 2 ले लिया सीधा, तो इससे पता चला ना y बराबर 2 हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y डिपेंड हो गया x पर, तो आपकी चॉइस खत्म हो गई। आप नहीं मान सकते कि y इक्वल टू 10 ले लेंगे हम। अब पता है साइन एक्स की औकात, साइन फलन की औकात कितनी है? इतनी है, -1 से लेकर 1 तक। तो ये इस पर डिपेंड है, x पर। x का फंक्शन कौन है? साइन। तो इसलिए y का मान आप जो मन चाहेगा वो नहीं ले पा रहे। समझ में आया? तो एक इसमें चर होता है स्वतंत्र, जो बोलते हैं इंडिपेंडेंट, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, कितना भी डोमेन में। x बिलोंग्स टू प्रांत, कोई फंक्शन होता है जब a से b में डिफाइन होता है तो इसको प्रांत कहते हैं, और इसको पर्सन नहीं कहते हैं। इसको पर्सन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सैप्रांत, मतलब डोमेन और कोडोमेन। तो ये प्रांत के बिंदुओं पर x वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग y बदलता रहेगा। तो y डिपेंड हो गया किस पर? x पर। तो जब ऐसे फंक्शन लिखा जाता है तो इसमें ये होता है स्वतंत्र चर और ये होता है परतंत्र चर। परतंत्र चर का दूसरा नाम भी होता है आश्रित चर। कौन सा चर? आश्रित चर। बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंशिएशन, अभी आंशिक अवकलन नहीं, बस अवकलन। तो मैंने माना y इक्वल टू एफ एक्स चर x का एक फलन है। अब याद करो, सीखो क्या ये चीज जो छुपा ली गई, अवकलन हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है? ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं होता। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, अवकलन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज होती है। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज होती है। तो परिवर्तन की दर होती है। तो परिवर्तन की दर हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष निकाली जा सकती है, जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। जो पहले से ही किसी परतंत्र है उसके रेस्पेक्ट में नहीं निकाली जा सकती। समझ रहे हो? जो पहले से ही किसी पे डिपेंड है उस पर तुम डिपेंड होकर किसी चीज को एनालिसिस नहीं कर सकते। पहले आदमी वो वाला तो स्वतंत्र हो जिसके रेस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो।
समझ रहे हो? नहीं तो फिर आपके काम सही नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो दूसरे पे डिपेंड है, उसकी खुद का ही नहीं, वो कभी यूँ हो जाएगा, कभी यूँ हो जाएगा, कभी यूँ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपका जो काम है, आप जो बनाना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर, वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, होता ही नहीं परतंत्र के सापेक्ष। तो आपको पता ही है कैसे होता है फिर अवकलन, ये तो पता होगा आपको, ये बात नहीं बताती आपको। ये कह सकते हैं, और किसका होता है? तथा परतंत्र चर का होता है, तथा परतंत्र चर का होता है। होता किसका है? परतंत्र चर का। जैसे कोई कह दे ना कि तुम्हें ये ना दिया जाए, छुपा लिया जाए, और तुमसे कहा जाए dy dx, दे रहा है, दे रखा है, कुछ दे दिया, मान लो sin x दे दिया, dy dx, तो मैं कह दूंगा क्लियर कि y तो परतंत्र है, डिपेंडेंट है, और x इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होता है, और जिसका होता है वो आश्रित होता है, वो डिपेंडेंट होता है। समझ आई? तो हमेशा जिसका डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट होता है, परतंत्र होता है। पहचान पाओगे आप स्वतंत्र चर और परतंत्र चर? जिसका अवकलन होता है वो परतंत्र चर, जिसके सापेक्ष होता है वो स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ तो आपको क्लियर दिख ही जाएगा, जिसका फंक्शन है वो स्वतंत्र। ठीक है, ये हुआ। अब आप अवकलन जानते हो कैसे निकलता है dy dx, क्या होता है देखना, ऐसे लिखते हैं dy dx क्या होता है? f डैश x होता है। क्या डेफिनेशन है कि उस जो वेरिएबल है स्वतंत्र, देखना अब फिर वही बात आ रही है, जो स्वतंत्र वेरिएबल है ना उसमें परिवर्तन करो थोड़ा सा, कितना? डेल्टा एक्स। परिवर्तन ये जरूरी नहीं बढ़ाया ही गया है, कम भी है। डेल्टा एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो ये कम, और डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो ज़्यादा एक्स से, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा बहुत कम। डेल्टा एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बहुत छोटी नंबर को, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बहुत छोटी नंबर है ना, बहुत कम अंतर है, एक्स से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसमें से एफ एक्स को घटा दो, रेट ऑफ चेंज निकालते हो ना, ये तो चेंज हो गया। अब रेट निकालो, कितना चेंज किया था तुमने? डेल्टा एक्स चेंज, ये रेट हो गई, अब उसी से डिवाइड कर दिया। अब ये तो चेंज था और डिवाइड कर देते हैं तो रेट हो जाती है, तो रेट ऑफ चेंज। इसकी लिमिट यदि एग्जिट की, इसकी लिमिट एग्जिट की, तो ऐसे लिखते हैं, यदि, अब डेफिनेशन आ रही है अवकलन की, यदि ये सीमा विद्यमान हो, इफ, ये लिखो इफ लिमिट, और ये लिख दो, चाहे सीमा पहले लगा दो यहां, इफ लिमिट और ये लिखो एग्जिट्स विद्यमान हो, तो इसे एफ का या बोल सकते हैं वाई का, क्योंकि यहाँ एफ और वाई बराबर है, बस ये तो ये दिखा रहा है कि एफ किसका फंक्शन है? एक्स का। एफ एक्स को ही तो वाई लिख रहे हैं हम, तो इसे एफ का या वाई का एक्स के सापेक्ष, जिसमें आपने परिवर्तन किया है, जिसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ली है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, क्या वही हो रहा है? मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अवकलन किसी का होता है, किसी का नहीं होता, ये तुम खूब पढ़ के आते हो। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कोई नहीं होता, ठीक है? तो उसकी भी डेफिनेशन यहाँ आ गई। यदि ये लिमिट एग्जिट नहीं की ना, लिमिट कैसे एग्जिट करती है? दाईं सीमा और बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दाईं, है ना, वो दोनों बराबर आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिट करती है। हम वो बात वही छोड़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं यदि ये लिमिट एग्जिट की तो विद्यमान हो, तो इसे मतलब किसको? सीमा के मान को, इसका मान इससे तो मतलब समझ गए तुम? तो सीमा के मान को एफ का या वाई का एक्स के सापेक्ष के मान को एफ का या वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। चलो ऐसे लैंग्वेज बनेगी।
अवकलज कहते हैं। ठीक है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, उसका अवकलन नहीं हो सकता एक्स के सापेक्ष। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो जो वैल्यू इसकी आएगी उसे कहेंगे एफ का या वाई का एक्स के सापेक्ष, जो आपने यहाँ चेंज लिया है, के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज। दोबारा समझा देता हूँ, वैसे आपको उम्मीद है 12th में आप सीख के आए हो कि अवकलज अवकल गुणांक अवकलन है ना, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इनमें क्या अंतर है ये चीज फाइनल कर लेते हैं हम अभी। अवकलन प्रोसेस का नाम है। अवकलन क्या है? उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया का नाम है जो हम ये कर रहे हैं कि अवकलन करो, अवकलन करो। अवकलन प्रोसेस का नाम है, जैसे खाना खाना। ठीक है, क्या खाना वो अलग चीज है। तो जो अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो मिलता है, उसे अवकलज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवकलज। ये दोनों एक ही वर्ण हैं, चाहे आप डेरिवेटिव बोलो चाहे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो, ये दोनों एक ही वर्ण हैं। ठीक है, ये दोनों तो एक ही हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अवकलज और अवकल गुणांक एक ही हैं। ये क्या होते हैं? ये अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं अवकलज। जैसे पूछा कि साइन एक्स का अवकलज क्या है, तो साइन एक्स का हमें अवकलन करना पड़ेगा, कॉस एक्स आएगा, तो कॉस एक्स है उसका अवकलज, और इस प्रोसेस को नाम देंगे अवकलन। ऐसे ही सेम समाकलन भी प्रोसेस का नाम है, जो आता है उसे समाकल बोलते हैं। समाकल, इंटीग्रल, जो आता है उसे इंटीग्रल बोलते हैं, और समाकल निकालना कहलाता है समाकलन, इंटीग्रेशन। प्रोसेस का नाम समाकलन है, प्रोसेस का नाम अवकलन है। जो आता है समाकलन करने के बाद उसे समाकल बोलते हैं, और जो आता है अवकलन करने के बाद उसे अवकल बोलते हैं। अवकल गुणांक, अवकलज, दोनों एक ही वर्ड है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यदि ये सीमा विद्यमान हुई तो इस सीमा का जो मान है, तो सीमा के मान को एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलज कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। इफ लिमिट, ये लिख दो, एग्जिट्स, then the value of the limit, then the value of the limit, a limit which is called derivative or differential coefficient of f or y with respect to x, with respect to x। ये अवकलन की परिभाषा है, इसमें ये चीज भी आ गई। यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो इसका मतलब ये फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये लिमिट एग्जिट कर गई तो जो आएगा उसको बोलेंगे एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलज, डेरिवेटिव। इस प्रोसेस का नाम अवकलज निकालना कहलाता है अवकलन। डेफिनेशन आ गई, अवकलन, है ना। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे ऐसे करते आए, एफ डैश एक्स, डैश लगा देते हैं, या ऐसे लिखते आए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का मान y है तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, या डी वाई डी एक्स। अपॉन नहीं है, बहुत लोग ओवर बोलते हैं, मैं बार बार उनको, अब तक फाइनल ईयर में वो आ गए हैं लेकिन उनको ये चीज़ नहीं आ पाई अभी। अपॉन बोल देते हैं, कभी ओवर बोल देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। नहीं, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जबकि ये तो डी वाई डी एक्स भी नहीं है, एग्जैक्ट बोलें तो डी डी एक्स वाई है। क्या है? ये तो नाम है, चिन्ह है अवकलन दिखाने का। ये डी बटे डी एक्स नहीं है, डी डी एक्स किसका हो रहा है वो बाद में बोला जाता है वाई, लेकिन हम शॉर्ट में फिर भी ऐसे बोलते हैं डी वाई डी एक्स, वहाँ तक तो सही है। लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, कितनी लैंग्वेज गलत है, बहुत ज़्यादा है, तो हद है ना। हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि बटे नहीं है, फिर भी बोलते हैं बटे, फिर भी अपॉन ओवर, समझे।
वो नहीं है तो क्या है ये, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई दिस दिस एंड दिस। तो क्या आ गया आपके पास dy dx, क्या आ गया dy dx? dy dx ये आया कि सर तुम ये कह रहे हो कि ये क्या होता है, इस सीमा का मान होता है। तो dy dx इक्वल टू आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। समझ गए? तो इस लिमिट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है dy dx, या बोले तो df dx, या एफ ले रहे हैं तो एफ लगा दो। वो मैंने बता दिया तीनों साइन एक सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं। इस लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है df dx, ना कि df बटे dx है। दैट्स क्लियर? बात आ गई होगी समझ में? अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को अवकलन बोलते हैं। ऐसे निकाला जाता है अवकलज। ये कब काम कर रहा है? जब y किसका फलन है? x का। अब हम घूम के चलते हैं आंशिक अवकलन पे। जैसे इसके एग्जांपल देना मैं समझता नहीं, बाकी आपको खूब पता है। y इक्वल टू मैं ले लूँ साइन एक्स प्लस ई की पावर x, तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स स्क्वायर होता था, ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का और होता किसकी रेस्पेक्ट में? एक्स की में। याद है अवकलन? खूब याद होगा, इसे तो नहीं बोल सकते आप, तो मुझे भी उम्मीद है। ठीक है, ये अवकलन रहा। अब मैं इसमें आंशिक लगा देता हूं। देखो क्या होता है, यहां तक तो ठीक था कि यहां स्वतंत्र चर एक्स था, परतंत्र चर वाई था। अब यदि कोई ऐसा फलन आ जाए, कैसा कि माना जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, चरों x तथा y का फलन है। लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई वेरिएबल्स, लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई विद द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। अभी दो चर ले रहे हैं, ज़्यादा भी ले सकते थे, अभी दो ले रहे हैं, दो चरों का फलन है। कुछ भी होगा, साइन एक्स प्लस वाई ले लें, ई की पावर 2x प्लस 3y ले लें, कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या था z, पर है फंक्शन किसका? x और y का। ठीक है, अब तुम इससे कहो अब कितने स्वतंत्र चर हो गए आपके पास? तो अब z किस किस पे डिपेंड है? x पे और y पे, x पे और y पे, दोनों पे डिपेंड है। तो यहाँ स्वतंत्र चर तो हो गए, बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, x और y दो हो गए, और परतंत्र चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक हो गया, बस z एक ही रह गया। याद करना, सीखना, परतंत्र चर हमेशा एक ही होता है, क्योंकि परतंत्र चर बोलते हैं फलन को जिससे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको, तो एक से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। z u v, आप साइन या कुछ भी ले लें w, लेकिन होता हमेशा क्या है? एक ही होता है। हर फंक्शन में परतंत्र चर तो एक ही रहता है, स्वतंत्र चरों की संख्या बढ़ जाती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नंबर्स बढ़ सकते हैं, यहाँ एक्स वाई जेड आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, कोई और वेरिएबल यू आ जाए, वी आ जाए, कितने भी चर हो सकते हैं, x1 x2 xn इन वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्वतंत्र चर कितने भी हो सकते हैं, परतंत्र चर तो एक ही होता है, परतंत्र चर हमेशा एक ही होता है। अब आप सोचते हैं कि मैं अब अवकलन करूं z का, मैं अब अवकलन करूं z का, मतलब किसी पे एक ही बेटा हो तो वो जाएगा, बेटा बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है। बेटे ने कहा कि ठीक है सर ऐसा करते हैं, वो ठीक है पापा ऐसा करते हैं, जीप ले लेते हैं, जीप कंपनी की जो गाड़ी आती है, डस्टर ले लेते हैं, चलो स्कॉर्पियो ले लेते हैं, वो जो बताएगा ठीक है, कहीं कोई कष्ट नहीं। जैसे ही वो दो बेटे होते हैं, एक कहेगा नहीं पापा ब्रिजा ले लो, दूसरा नहीं क्रेटा ले लो। तो जब दो चीज़ यहाँ आ गई तो हम x के सापेक्ष करेंगे तो y नाराज हो जाएगा,
भाइयों कहेगा भाई मेरा भी तो हिस्सा है, मैं भी तो स्वतंत्र चर हूं यार, मेरे भी सापेक्ष अवकलन हो सकता है, क्योंकि तुम तो कहते हो अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। परतंत्र जेड तो लड़ेगा ही नहीं, खैर जेड तो बेचारा चुप बैठो, जेड है समझो घर में बूढ़ो बड़ो, मैं पता है भैया रोटी मिल रही मुश्किल थी, ठीक है खा लो, हम गाड़ी फाड़ी में औरतें दखलंदाजी दही दही बंद है, ठीक है। तो जेड तो कुछ कहेगा नहीं, जेड पता मेरा तो भैया अवकलन होना है, बहुत कुछ बूढ़े बड़े पदों बहुत रोटी मिल रही है भाई, अशांति रहूँगे तो मिल सके, ना तो फिर ना मिले, ठीक है। तो ये तो बोलेगा नहीं, इनमें जोश आएगा, जैसे एक से सापेक्ष करेंगे तुरंत भाई आएगा नहीं, और क्या हुआ मैं नहीं हूँ स्वतंत्र, मेरे सापेक्ष अवकलन नहीं हो रहे, मैं अधिकार नहीं रखता, मैं रखता तो है भाई, तो अवकलन तो तेरे सापेक्ष होगा, क्योंकि अवकलन को भी पता है मैं स्वतंत्र के सापेक्ष होता हूँ। और जैसे ही फिर मन ठीक है चलो यार भाई के सापेक्ष कर दो, तो जैसे ही भाई के सापेक्ष करते तुरंत एक्स नाराज, एक्स टाल ठोक देता है, माना ऐसे नहीं हो, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, फिर लाते हैं आंशिक अवकलन ढूंढ के, बन ठीक है भैया ऐसा करो, तुम स्कॉर्पियो ले रहे हैं 20-20 लाख की आ रही, ऐसा करो तुम्हें तो एक एक अल्टो दिलाते हैं दोनों, है ना, चलो एक एक तुम्हारे लिए सिलेरियो दिला, स्विफ्ट दिला देते हैं, चलो और हमारे खर्च हो जाएंगे 10-10, 11-11 लाख की जो भी आएगी स्विफ्ट दिला देते हैं। तो हम उस समस्या को सॉल्व करने का प्रदान कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पार्शियल दे रहे हैं कि जो गाड़ी पूरी आनी थी उसका कुछ हिस्सा उसको दे रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा इसको दे रहे हैं, ऐसे यहाँ अवकलन करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो एक बात तो आप यहीं से समझिए कि आंशिक अवकलन होता तब है जब चर में फलनों की संख्या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। अकेले चर का फलन है ना, या एक ही स्वतंत्र चर है, तो फिर आंशिक अवकलन का कोई अर्थ नहीं होता, वो मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है। फिर आंशिक अवकलन आप करना चाहें करो, लेकिन वो आंशिक अवकलन कुछ आंशिक अवकलन नहीं, वो तो पूरा ही अवकलन है। साधारण अवकलन बोलते हैं पूरे अवकलन को, और जो ऐसा होता है उसे आंशिक बोलेंगे, क्योंकि अब तक तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी साधारण बोलने की, और क्योंकि आंशिक आप जानते नहीं थे। अब आप आंशिक जान चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन जान चुके हैं, शब्द आपके माइंड में आ गया है। तो अब जो दूसरा अवकलन जो आप 12 तक पढ़ के आए उसे बोलते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलन। तो पहला दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि आंशिक अवकलन किसी चर का या किसी फलन का तभी होता है जब उस फलन में चरों की संख्या या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। बात आई समझ में? अच्छा, अब कैसे होता है, हमने क्या किया, पहले जब हम अवकलन कर रहे थे तो x में थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, माइनस उसी को लिख रहे थे अपॉन डेल्टा x। अब क्या कर रहे हैं हम, जब हम x को गाड़ी दिलाने जाएंगे तो भाई से कहते हैं भाई तू चुप है जा, तू अपने टाइम पे बोल लियो। अब तो यार लेलन ने अपनी पसंद है, हम जो लेगा वो सिस्टम हम देखेंगे, तू यूँ नहीं कि अरे यार तू शिफ्ट मत ले, अरे यार तू डस्टर मत ले, वो जो लेने दे उसे। तो ऐसे भाई से कहते हैं ना चुप बैठ जा। तो ये अवकलन जो अब हमने किया था वहाँ तो x अकेला राज कर रहा था, तो x में परिवर्तन की दर। अब जब हम इसका x के सापेक्ष कर रहे होंगे तो y को चुप बैठा देंगे, चुप बैठ। तो कैसे होगा देखना, मैं यहां लिखूंगा, वो वाला नहीं हटाऊंगा मैं, जेड का या बोले एफ का x के सापेक्ष। अब अवकलन तो नहीं हो रहा क्योंकि फिर भाई लड़ेगा कि अवकलन क्यों कर रहे हैं भाई, मेरा हिस्सा कहाँ है, तो हम आंशिक कर रहे हैं पार्शियल, उसको आधा हिस्सा दे रहे हैं उसका। जेड का या एफ का x के सापेक्ष आंशिक। अब मैंने बताया अवकलन तो प्रोसेस का नाम है, जो आता है उसे क्या बोलते हैं, अवकलज। अवकलज क्या होता है पता है, लिमिट, भाई से कह दिया चुप बैठ जा, तो जो हम चेंज कर रहे थे उसी में तो करते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष करें तो x में चेंज। अब भाई से तो कह दिया चुप बैठ जा, तो ये x जो f जो फंक्शन था x और y का था, हम कर x के सापेक्ष रहे तो x में परिवर्तन करेंगे। भाई से कहेंगे भाई एज इट इज बैठ जा, दखलंदाजी नहीं देगा, देगा तो देख ले, नहीं तो जहीं से जा, एजेंसी में संग चल रहा है तो चल कौन सी गाड़ी ला रहे हैं, वहाँ फीता कटवाई हो, बाकी नहीं तो चले जा। माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ और जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, लिमिट आएगी, एक्स में परिवर्तन करेंगे, बाई को चुप बैठा देंगे, माइनस
वाई तो पहले भी चुप था, अब भी। एक्स में कितना परिवर्तन कर दिया, डेल्टा एक्स, तो यहाँ एक्स ही आ जाएगा, एज इट इज फंक्शन आता था। अपॉन कितना परिवर्तन, डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो लैंग्वेज तो यहां भी दोबारा बन जाएगी कि यदि सीमा, और वो लिख देंगे, है ना, यहां बाई लगा दो, विद्यमान हो तो सीमा के मान को एफ का, और या अब क्या लिख रहे हैं, जेड का, एक्स के सापेक्ष अवकलज नहीं, आंशिक अवकलज कहते हैं। और इसे अब किससे व्यक्त करेंगे, फिर लड़ाई के बान के भाई साहब, ये चिन्ह तो अवकलन के, ये अवकलन का चिन्ह था, तो अब चिन्हों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वो हमारे तुम्हारे लिए, कि हम समझ सकें कि अवकलन आंशिक हुआ है कि साधारण हुआ है। हम जान लें, कोई कहीं लिख रहा हो तो हम जाने, या मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो तुम जाने, या तुम कॉपी में लिख रहे हो मेरे लिए लाए सर जी चेक करो, तो मैं जानूँ तुम्हारी लैंग्वेज। तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज तैयार करनी पड़ती है, जैसे मेरी बात को तुम समझो और तुम्हारी को मैं समझूँ। तो उसके लिए इन चिन्हों को फिक्स किया जाता है। तो ये तो अवकलन के चिन्ह रहे, तो इनको बदला जाएगा अब तीनों को। देखो क्या ये कहता है, यार ऊपर तुम डैश लगा देते, अब ऐसे ऐसा करो, इसे एफ एक्स लिख दो। एक्स वाई का तो फंक्शन है ये दिखाओ चाहे मत दिखाओ, ये तो दिखाने के लिए होता है किसका फंक्शन है, एफ एक्स। नीचे सफिक्स में वेरिएबल को लटका देते हैं। इसका मतलब होता है एफ का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कौन सा वाला, आंशिक। कौन सा वाला, आंशिक। या मान कि यार ये जो था ऐसा लाओ कुछ, मान कि यार डी भी स्मॉल को दर्शाता था, तो हम यहाँ पे लाते हैं डेल, डेल डेल जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही लगाते हैं, डी की जगह डेल लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, डेल। डेल डेल एक्स किसका हो रहा है, एफ एक्स वाई का। या फिर इसे ऐसे लिखेंगे, डेल एफ एक्स वाई किसके बराबर है, जेड के, डेल जेड डेल एक्स। इसे भी बट्टे नहीं बोलेंगे। तो अर्थात क्या आया, जेड का या एफ के एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल जेड डेल एक्स, ये आ गया। तो वही लैंग्वेज है, दोबारा आपको फिर नोट कर लीजिए, लेट जेड एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। या देखा दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, दो है संख्या, यहाँ एक ही है। इफ लिमिट, अब की बार ये लिखो, एग्जिट्स देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ और जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डिनोटेड बाई एफ एक्स, नीचे लटका देते हैं, या डेल एफ डेल एक्स और डेल जेड डेल एक्स। क्लियर। तो अर्थात और निकल के क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड और एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू आ गया, जैसे डेल जेड डेल एक्स लिखेंगे इक्वल टू ये आ गया। इस लिमिट का मान ये कहलाया करेगा। जैसे उस लिमिट को हम डी वाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो इस लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल जेड डेल एक्स से, जिसमें वाई चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार वही लैंग्वेज लिखूंगा, जेड का या एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज क्या आएगा बताओ, डेल जेड डेल वाई क्या आएगा, लिमिट, अब की बार डेल्टा वाई टेंस टू 0 लेंगे। अब किससे कहते हैं भाई एक्स चुप बैठ जा, तेरा टाइम था जब खूब बोला, तो एक्स को तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह चुप बैठा दो, यहाँ तो वैसे ही फंक्शन आता है एक्स। बाई में थोड़ा सा चेंज करो, और जो चेंज कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर दो। कितना चेंज किया मैंने, डेल्टा वाई, और जिससे डिवाइड करते हैं उसी पर लिमिट लगा दो, डेल्टा वाई टेंस टू 0। इसको कहते हैं डेल जेड डेल वाई, बाई के सापेक्ष। यदि ये और किसी का भी फंक्शन होता तो अब उसके सापेक्ष, अब तो हिस्सा बढ़ जाएंगे, अब तो 10 बेटे हों 10 में पार्शियल कर देंगे हम। बात आई समझ में। तो क्या समझे आप, जो यहाँ पहले लिख रहा था और जो है अब लिख रहा है, उसमें क्या इतना सा अंतर नहीं है कि पहले और जो चर थे वो थे नहीं, है ना, एक्स के सापेक्ष कर रहे तो एक्स ही एक्स था, अब और चर आ गए हैं, लेकिन उनका योगदान कुछ नहीं रहा इसमें।
उनको ऐसे नहीं मान लिया गया कि तू पहले भी y था अब भी y है, मतलब तू पहले भी y था और हमने चेंज किया तब भी y है, तो इनमें कोई चेंज नहीं किया आपने, तो तुझे कैसे माना गया अचर। जब x के रेस्पेक्ट में निकाला तब y अचर, और या y है यहाँ तो खैर और भी कोई होता तो उसको भी अचर ही मानते हैं, x के रेस्पेक्ट में तो x में ही परिवर्तन करते हैं ना। तो यहाँ से एक लैंग्वेज निकल के आई, क्या निष्कर्ष निकल के आया, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आया। आप लिख लें एज इट इज, ये नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। ये अभी समझा रहे हैं, वो मैंने इसी में करेक्शन कर दिया, बाकी आपको प्रॉपर मिलेंगे सब कुछ। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया बताना। ये निष्कर्ष निकल के आया कि किसी फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x साधारण अवकलज ही होता है, इज ऑल्सो अ सिंपल डेरिवेटिव, साधारण अवकलन ही होता है यदि अन्य सभी चरों को अचर मान लिया जाए। यदि x के अतिरिक्त, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य सभी चरों को क्या मान लिया जाए अचर। बात आई समझ नहीं आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ नहीं करना, बस अवकलन ही करना है। आंशिक अवकलन होगा कब, जब ज्यादा चर आएंगे, यहाँ ज्यादा चर आएंगे, ज्यादा स्वतंत्र चर आएंगे। तो कुछ नहीं है, बस साधारण अवकलन ही करो। बस ये ध्यान रखो तुम जिसके सापेक्ष कर रहे हो वही चर है, ऐसा फील करो कि और सब तो अचर है। इफ ऑल रिमेनिंग वेरिएबल्स ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, है ना, बाकी सभी चर क्या मान लिए जाए, अचर मान लिए जाए। देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी समझ में आए तो, कि कुछ नहीं बचा, अवकलन से भी ज्यादा सरल हो गया आंशिक अवकलन। कैसे कि आपको मान लो मैं z दे देता हूं sin x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x प्लस 3y। तो आपसे कोई पूछता है डेल z डेल x, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा क्या है, ये क्या है, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज या आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन लेते हैं तो लेते हैं करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ z, इससे रिप्रेजेंट होगा डेल z डेल x से क्या आएगा। तो ऐसे बिहेव करो कि y इसमें अचर रहा हो, z का तो होगा ही, तो तुम तो x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं करो, y को अचर मानकर। तो आंशिक अवकलन सरल हुआ कि नहीं हुआ, एक कांस्टेंट तो अचर ही हो गया, मतलब एक ही चर रहना है, बाकी सब अचर होने हैं, उसमें 90 कांस्टेंट हुए, तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो डेल z डेल x, बताओ मैं x के सापेक्ष करूंगा अवकलन, नहीं पहले तो करूंगा साइन का। क्या होता है सर, कॉस होता है साइन का, तो जो साइन के आगे होता है वो कॉस के आगे आ जाता है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। अब फिर एंगल का होगा गुणा लगा के, अब एंगल का होगा तो एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष 2x प्लस वाई स्क्वायर का, बाई क्या मानना है, कह दिया ना बाई, तू चुप बैठ जा भाई, तुझ में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो बाई जब मैं चेंज ही नहीं हो रहा तो बाई क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो बाई कांस्टेंट मान लिया तो बाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, बाई स्क्वायर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। मैं कह रहा हूँ आंशिक अवकलन करने में करना अवकलन ही है। कहीं होगा सर जी तुम आंशिक अवकलन क्यों नहीं कर रहे, ये आंशिक अवकलन ही हो रहा है जेड का। लेकिन आंशिक अवकलन की डेफिनेशन ये निकल के आई है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसी को चर मानो, बाकी सबको अचर मानो। हो गया, प्लस ई टू द पावर का ई टू द पावर ही होता है 2x प्लस 3y, जो पावर हो वो लग जाती है। अब पावर का होगा तो 2x का x के रेस्पेक्ट में 2 और 3y का पाई तो मैं कांस्टेंट मानूंगा, तो बाई कांस्टेंट 3 कांस्टेंट तो 3y कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो इस डेल z डेल x क्या आ गया, ये आ गया। ऐसे ही आप डेल z डेल y निकालते तो क्या आता, पता ही क्या आता, ये आता साइन का तो कॉस होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आता। अब बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स अचर रहेगा, एक्स अचर तो एक्स स्क्वायर भी अचर, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका 2y बाई के रेस्पेक्ट में, ई टू द पावर का ई टू द पावर ही होता है। अब 2x का बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x क्या रहना है, कांस्टेंट, x कांस्टेंट तो 2x भी कांस्टेंट,
2x का डिफरेंशिएशन 0, 3y का 3, ऐसे निकलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या निकलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप नीचे नोट लगा के लिखें, ये एग्जाम्पल लिख लें पहले तो, फिर नोट लगा के लिखें। आप इसे आराम से पॉज करके भी नोट लगा वो लिख लिया करें, जैसे तुम्हें दिक्कत आया करे तो रोक लें और लिख लें आराम से, है ना। तो नीचे नोट लगा के लिखो, यदि z इक्वल टू एफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, इसका क्या मतलब है? चरों x1 x2 एंड सो ऑन xn का फलन हो, तो आप समझ गए परतंत्र चर कौन है इसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल z, और ये सब n वेरिएबल्स क्या है? इंडिपेंडेंट। का फलन हो तो z का xi के सापेक्ष आंशिक अवकलज, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू xi, कोई एक इनमें से, के सापेक्ष आंशिक अवकलज, z का xi के सापेक्ष साधारण अवकलज ही होता है, is also a simple derivative of z with respect to xi, साधारण अवकलज ही होता है यदि if xi के अतिरिक्त अन्य सभी चरों को, जो भी है 100 हो 200 हो 500 हो, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चर है, बाकी सब अचर हैं, यदि xi के अतिरिक्त अन्य सभी चरों को अचर माना जाए, if all variables taken as constant except xi, xi को छोड़कर बाकी सब वेरिएबल्स कैसे लिए जाएं? कांस्टेंट के रूप में। तो ये डेफिनेशन निकल के आई आंशिक अवकलज की। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कितना भी बड़ा सवाल दे दिया जाए कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, घर पर खूब एग्जाम्पल बनाएं, अपने आप भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल और खूब उनकी कर सकते हैं। अब कितने भी वेरिएबल्स की बना लें आप, जैसे 3 वेरिएबल्स का कोई एग्जाम्पल आप लेते हैं, मान लो u लेते हैं xy z का फंक्शन, इस तरह से e टू द पावर 2x + 3y + 4z², ये ले लिया। अब मुझसे कोई पूछ रहा है डेल u डेल z बता, तो मैं समझ गया हूँ u का है, z के रेस्पेक्ट में है और डेल लग रहा है तो कौन सा है? पार्शियल। डेल लग रहा है तो कौन सा? डिफरेंशिएशन है पार्शियल। तो डेल u डेल z मुझसे पूछ रहा है, तो मुझे पता है e टू द पावर का e टू द पावर ही होता है, तो एक बार तो मैं लिखूंगा ही। अब मुझे ये जरूर पता है कि मैं z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो बचे कुछ सब अचर, और कौन बचे? x और y बचे, 3 का फंक्शन है ना x y z का, तो बचे कुछ दोनों अचर x और y और z, x और y क्या रहे होंगे? अचर रहे होंगे। तो x अचर 2x अचर, इसका 0 घात का होगा ना, प्लस y अचर y² अचर 3y² कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, 4z² का हो जाएगा क्या? 8z। तो आप कितना भी बड़ा एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो इससे आगे हम हाई डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। जैसे आप अवकलन करते थे ना dy/dx एक ऑर्डर का, तो ऐसे 2 ऑर्डर का भी तो अवकलन करते थे, 3 ऑर्डर का भी तो करते थे। तो ऐसे ही हायर ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे निकलते हैं, और इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। फिर देन इसके 5.1 एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए आपके टास्क इतना है कि आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, 3 वेरिएबल्स का, 4 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। मैं ये बता दूंगा कि अभी कल बताएंगे इस चीज़ को कि जब एक ही वेरिएबल रह जाता है तो फिर क्यों नहीं अस्तित्व रह पाता आंशिक अवकलन का, ठीक है। आगे एग्जाम्पल लीजिए और ढेर सारे 10 से 15 एग्जाम्पल कीजिए इन चीज़ों को निकालने के। डेल u डेल z, इसमें डेल u डेल y निकाल लो, इसी में डेल u डेल x निकाल लो, यहाँ कुछ और लगा सकते थे तुम z3, अब डेल u डेल z निकालो, अलग आएगा, है ना। इसमें इंटू करें हम e की पावर x y z का, अब निकालो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके मन में हो, ठीक है।
नहीं हो या नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। और यदि आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई समस्या लगी हो, वॉइस को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर, किसी भी तरह का शोर शराबा या कहीं भी आपको कोई दिक्कत आई हो, क्वालिटी को लेकर कि वीडियो ठीक से नहीं दिख रही, यदि ये नहीं दिख पा रहे हो, किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत हुई हो तो हमें बताएं, जिससे हम आगे की वीडियोज में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और लगातार मेरे साथ बने रहिए, कल भी आपके लिए ऐसी सेम वीडियो आने वाली है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।